नमस्कार। धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत की हरित क्रांति के जनक, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन का 7 अगस्त 2025 को जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। भारत जो कभी खाद्य आयात पर निर्भर था और जिसे बास्केट केस कहा जाता था, आज एक खाद्य सरप्लस यानी अधिशेष देश के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान अतुलनीय है। 1950-60 के दशक में हम अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 50 से 70 लाख टन गेहूं आयात किया करते थे। यह स्थिति तब नाटकीय रूप से बदल गई जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। बौनी उच्च उपज देने वाली गेहूं की इन किस्मों को भारतीय किसानों ने शीघ्रता से अपना लिया और 1968 में गेहूं का उत्पादन 12 मिलियन टन से बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया। अभी पिछले वर्ष भारत में 115 मिलियन टन गेहूं की फसल हुई। आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित 353.96 मिलियन टन है। भारत अब जरूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात करने की स्थिति में है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत के कृषि परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरा, नवाचार का बीजारोपण किया और प्रगति की ऐसी फसल उपजी जो राष्ट्र के विकास और समृद्धि को पोषित कर रही है। विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान संस्थान अपने अपने यहाँ महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जिससे देश को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा स्थित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये एक भेंट वार्ता। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत से बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्र। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये एक शोध संस्थान है। इसमें किस तरह से शोध कार्य किया जाता है? भारत सरकार का जो केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग है, उसके जो 113 संस्थान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, उसमें से एक शोध संस्थान है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनके लिए काम करता है। और हमारे संस्थान में 4 विभाग हैं, जिसमें फसल सुधार विभाग है, फसल उत्पादन विभाग है, फसल सुरक्षा विभाग है और सामाजिक विज्ञान विभाग है। तो इन 4 विभागों के तहत जो है शोध कार्य किया जाता है। फसल सुधार विभाग किस तरह से कार्य करता है? फसल सुधार विभाग जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो फसलें हैं, लगभग 17 फसलों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो काम है नई प्रजातियों का विकास कर। तो इसमें जो नवीनतम तकनीकी है उनका इस्तेमाल और जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशन टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम नई फसल प्रजातियों का विकास करते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं जैसे मुख्य फसल, जैसे मक्का में आपको जान के हर्ष होगा कि जो देश का प्रथम संकर है VL मक्का 54, उसका विकास इसी संस्थान में किया गया था 1954 में। और वर्तमान में जो गुणवत्ता युक्त मक्का की हम बात करते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज की, तो उसका भी जो मॉलिक्यूलर मार्कर स्टेट सिलेक्शन की जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, उसका इस्तेमाल करके जो पहला उत्पाद पूरे देश के अंदर में बना, वो भी हमारे संस्थान के द्वारा ही बना, जिसका नाम है विवेक QPM 9, जो 2008 में तत्कालीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री थे दिल्ली में इसको जारी किया गया था। तो जो क्वालिटी प्रोटीन मेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें खासकर जो हमारी सामान्य मक्का होती है, इसमें जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता कम होती है। हम लोगों ने जो मॉलिक्यूलर मार्कर स्टेट सिलेक्शन के द्वारा इसके ट्रिप्टोफैन की और लाइसिन की मात्रा बढ़ा करके दुगनी कर दी, तो जिससे कि इसका जो पोषण मान है वो दूध के लगभग 90% के बराबर हो गया। तो जो कुपोषण वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए मक्का आहार के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। इसी काम को आज को बोल रहे हैं जो बायोफोर्टिफिकेशन या जैव सुदृढ़ीकरण, जिसमें हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिप्टोफैन लाइसिन हो या प्रोविटामिन A हो या आयरन और जिंक हो, इनकी मात्रा को जो फसल प्रजातियों में ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें टोटल अभी हमारे यहाँ से मक्का में 9 जैव सुदृढ़ीकृत प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं और जारी की जा चुकी हैं। तो इस तरह से ये पोषण के लिए बड़ी हेल्प करती हैं। दूसरी, गेहूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। गेहूं भी 2 तरह के होते हैं, एक बसंतकालीन होता है और एक शीतकालीन होता है। शीतकालीन गेहूं
जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ नहीं उगाया जा सकता, वो पहाड़ों में बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि हमें चाहिए, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता है, दानों की संख्या उसमें ज़्यादा है, कल्लों की संख्या ज़्यादा है। तो इन गुणों को हम लोगों ने जो वसंतकालीन गेहूं है उसके अंदर में लेकर के आए हैं। साथ ही 1986 में यहाँ से एक ऐसी किस्म विकसित की गई जिसमें आप पहाड़ों में 70 से 90 दिन और मैदानों में 50 से 55 दिन के बाद जमीन से 2.5 इंच छोड़ करके एक हरे चारे की कटाई ले सकते हैं। फिर उसी खेत से आप जो है दाने की उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें VL 829 एक बेहतर प्रजाति आई 2002 में, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिसने, और पूरे भारतवर्ष में वो पॉपुलर हुई। इसकी एक देर से बुआई करने वाली किस्म VL 892 और समय पर बुआई की किस्म VL 907, इन दोनों में जो रतवा रोग आने लगा था उसमें हमने मॉलिक्यूलर मार्कर सिलेक्शन के द्वारा 2 नए जीन YR10 जो पीली रतवा रोग के लिए प्रतिरोधी है और LR24 जो भूरा रतवा के लिए है, इन दोनों को हम लोगों ने इन प्रजातियों में डाल करके इनको रोगरोधी बनाया। ये अभी अखिल भारतीय परीक्षणों में ये प्रजातियां चल रही हैं। साथ ही एक जो VL 892 प्रजाति है, इसमें 2 नए VL 66 और VL 67, ये 2 नए पीला रतवा रोग के जीन इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के सहयोग से ये कार्य हुआ। सोयाबीन के अंदर में बहुत सारी प्रजातियां निकाली गई हैं। उसमें यहाँ पे जो भट्ट होता है काले रंग के दाने वाला, वो भी इसमें है। और इसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जो इसकी एक जंगली प्रजाति है ग्लाइसिन सोजा जिसको बॉटनिकली कहते हैं, उसमें से जो बहुत अच्छे गुण उसके अंदर में है, जैसे कि प्रति पौधे में फलियों की संख्या ज्यादा होना और बिहार हेयरी कैटरपिलर जो कीट है उसके लिए रोगरोधी होना, और इसके सीड की लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है। तो इन गुणों को जो हमारी उगाई जाने वाली सोयाबीन है जिसको ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं उसमें ट्रांसफर करने का प्रयास किया है। संस्थान ने लहसुन में नई टेक्नोलॉजी निकाली है जिसको बुलबिल से हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बुलबिल जो होता है एक उसका मॉडिफाइड बर्ड है, ये केवल लॉन्ग डे जो गार्लिक है वो पहाड़ों में ही वो होता है। तो उससे ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित की है जिससे किसान को लगभग 3.5 लाख की बचत हो रही है। इसी तरह से जो श्री अन्न की अगर बात करें तो श्री अन्न में जो हमारा उत्तर भारतीय क्षेत्र है इसमें हमारा संस्थान एक अग्रणी संस्थान है और यहाँ से मडवा की करीब 17 प्रजातियां अभी तक विकसित हो चुकी हैं और 7 प्रजातियां आपकी मादिरा की और एमरंथी की 3 प्रजातियां, भट्ट की 3, गहत की 5 प्रजातियां ये विकसित की जा चुकी हैं। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि हमने मडवे के दाने का कलर चेंज कर दिया है और एक सफेद रंग की प्रजाति बनाई है जिसका नाम VL 382 है। तो ये मुख्य जो हमारे फसल सुधार विभाग की उपलब्धियां रही हैं इस बीच में। आपके संस्थान का एक अन्य विभाग है फसल उत्पादन विभाग, इसमें किस प्रकार का कार्य किया जाता है? फसल उत्पादन विभाग से नाम इसका इंगित कर रहा है। फसल का उत्पादन करने के लिए जो भी तकनीकियां विकसित करनी होती हैं वो इस विभाग के द्वारा की जाती हैं। इसमें अगर मुख्य बात करें हम, हमारा एक जिसको लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, करीब 53 साल से ये चल रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने में ये आई है, अगर हम केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं या केवल गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो दोनों में उत्पादकता है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। जहां पे हमने इन दोनों का इंटीग्रेटेड प्रयोग किया है, जहां और रासायनिक खाद और गोबर की खाद को मिला करके प्रयोग किया है, वहां हमने ये देखा है कि न केवल उसकी उत्पादकता मेंटेन रही है बल्कि वो बढ़ी भी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को आया। इसके साथ ही इसमें जो अनाज है उसकी क्वालिटी और उसका न्यूट्रिशन वो भी बढ़ रहा है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और जो उसके जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं जैसे पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये उसमें बढ़ रही हैं। साथ ही इसका मृदा पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और जो सॉइल एंजाइम की एक्टिविटी और जो माइक्रोबियल बायोमास जो है वो भी इसमें बढ़ा है और जिसने कि जो नेटिव हमारा न्यूट्रिएंट रहते हैं सॉइल में उनके सॉल्युबिलिटी और उनको पौधे को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने करीब जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है करीब 1600 के आसपास हम लोगों ने जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कलेक्ट किए हैं अलग अलग जगह से। हम लोगों ने उसका स्टडी किया, उसको एनालाइज किया। उसमें से कुछ जीवाणु और खासकर एक जीवाणु सुडोमोनास स्पीसीज का है NARS9, ये हमने देखा कि जो मशरूम का उत्पादन है उसके पिनहेड बनते हैं मशरूम के, उसके समय को कम कर दे रहा है और दूसरा उसके उत्पादन में करीब 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर रहा है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये मिला है। साथ ही सुडोमोनास का जो NARS9 है ये मडवा की भी जो उत्पादकता है उसमें 10 से 15% की वृद्धि कर रहा है। और गेहूं में एक दूसरा
जो सूक्ष्म जीव है PPERS 23, ये भी करीब 15% के आसपास उसमें वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा जो जितनी भी प्रजातियां हम विकसित करते हैं उनकी उत्पादन तकनीकी इस विभाग के द्वारा विकसित की जाती है। कितना उसमें खाद डालना है, कितना पानी डालना है, कब बुआई करना है, उसमें कितना समय में क्या क्या ऑपरेशन किए जाने हैं, निराई गुड़ाई कब की जानी है, ये सब ये निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस विभाग का रहा है, छोटे कृषि यंत्र हैं उनके विकास में। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे छोटी छोटी जोत होती हैं, इनमें बड़े कृषि यंत्रों के द्वारा जो यंत्रीकरण संभव नहीं हो पाता है। हमने बहुत सारे जो छोटे छोटे यंत्र हैं जो यहाँ के लिए बड़े मुफीद होते हैं वो हमने विकसित किए हैं। इसमें जो हमारा एक प्राइम प्रोडक्ट है जिसको VL मिलेट थ्रेशर कम पर्लर कहते हैं, ये बनाया तो गया था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर रहा है। सबसे खास बात हमारे यंत्रों में ये है कि ये जो घरेलू बिजली है उसमें चल जाते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज को हमने कॉमर्शलाइज किया हुआ है और 1000 के करीब इसकी जो यूनिट्स हैं वो अभी तक बिक चुकी हैं। इसके अलावा जब हम मक्का के हाइब्रिड को लेकर के जौनसार भावर वाले एरिया में गए, वहाँ जब उसकी उत्पादकता करीब 1.5 गुना बढ़ गई तो उन लोगों ने एक डिमांड किया, हमें एक इसकी दाना निकालने की मशीन चाहिए, मेज शेलर जिसको बोलते हैं। उनकी खास रिक्वायरमेंट ये थी कि जो गुल्ली होती है वो ना टूटे, तो उसमें संस्थान ने एक VL मेज शेलर डेवलप किया है जो कि न केवल उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बल्कि उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में भी काफी पॉपुलर हो गया और ये भी प्राइवेट कंपनी के साथ में कॉमर्शलाइज किया हुआ है। जो इसमें लेटेस्ट हमारा है VL बकवीट डिहलर, बकवीट कुट्टू कहते हैं जिसको, इसका छिलका निकालना काफी मुश्किल काम होता है, तो ये हम लोगों ने विकसित किया है। इसके साथ ही जो धान का दाना निकालने की मशीन VL पैडी थ्रेशर जो कि पेडल ऑपरेटेड है वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है। तो इस तरह के लघु कृषि यंत्र जो यहाँ के छोटे छोटे जो खेतीबाड़ी में यूज होते हैं, ये सब कृषि यंत्र भी जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ में कॉमर्शलाइज किए गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, इसके अलावा आपका एक विभाग है फसल सुरक्षा विभाग, ये किस तरह से किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है? ये जो विभाग है ये फसल को सुरक्षा प्रदान करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे कहना चाहिए कि ज्यादातर प्रश्न किसान फसल सुरक्षा से संबंधित ही करता है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये है कि जब हम किसी प्रजाति का विकास कर रहे होते हैं तो उस समय जो विभिन्न जनन द्रव्य इकट्ठा करके लाते हैं उनका जब मूल्यांकन करना होता है पर्टिकुलरली रोग और कीट के लिए, उस समय ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सारा फील्ड में स्क्रीन किया जाता है आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर में, यानी कि हम वहाँ पे रोग पैदा करते हैं और उस रोग में जो सर्वाइव करता है वो इंडिकेट करता है कि उस जनन द्रव्य के अंदर में उस रोग से लड़ने हेतु जो जीन है वो अवेलेबल है। उन जीन को हम फिर वैरायटीज में ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, एक गुबरेला कीड़ा बोलते हैं उसको, व्हाइट ग्रब इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसकी जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में इस डिवीजन का और हमारा फसल उत्पादन विभाग है, दोनों ने मिलजुल करके काम किया है। इसमें एक माइक्रोब है बेसिलस सीरियस, उसको हम लोगों ने आइसोलेट किया है जो कि एक टेल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन में है और उसके और जो इंसेक्ट लाइट ट्रैप है इसके संयुक्त प्रयोग से इसका जो व्हाइट ग्रब का मैनेजमेंट काफी प्रभावी हो जाता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, संस्थान का एक अन्य विभाग है सामाजिक विज्ञान विभाग, इसकी क्या कार्य प्रणाली है? सामाजिक विज्ञान विभाग का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो भी तकनीक संस्थान विकसित कर रहा है उसको कैसे किसानों के खेत पे ले जाना है, कैसे उसका प्रचार प्रसार करना है, कौन सी विधि उसमें बहुत अच्छा रहेगी, और जो भी सामाजिक विषयों से जुड़े हुए जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में महिला डोमिनेटेड कृषि है तो उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके साथ किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए कि तकनीकी का ज्यादा एडॉप्शन हो, वो कार्य सामाजिक विज्ञान विभाग करता है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग का हमारा कंपोनेंट है वो भी सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा ही देखा जाता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, इस क्षेत्र में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस तरह से कार्य कर रहा है? मैंने जैसे आपको बताया था विभिन्न प्रजातियां और तकनीकी हम विकसित करते हैं और विभिन्न जो हमारे एक तो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है जिनके माध्यम से संस्थान की जिम्मेदारी है कि अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के द्वारा जो भी नई तकनीक आती है उसको किसानों के खेत पे प्रदर्शन करके किसानों को दिखाना ताकि किसानों का उसमें विश्वास पैदा हो सके। तो उसमें हम लोग पिछले 5 साल में देखें तो करीब 730 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया है किसानों के खेत पे और इसमें 4165 किसान कवर हुए हैं और विभिन्न फसलों में करीब 23 से 52% के आसपास जो किसानों की अपनी पद्धति है उसके मुकाबले उनको
उपज में बढ़ोतरी मिली है। क्या किसान मेले या वर्कशॉप्स भी आयोजित की गई हैं ताकि किसान जागरूक हो सकें उन तकनीक के बारे में जो उनकी आमदनी बढ़ा सकें? बिल्कुल, मैं जो ये बता रहा था आपको, इससे ये प्रतीत होता है कि हम किसान की उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। प्रचार प्रसार की जो आपने बात की है, हम लोग साल में 2 बार कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करते हैं, एक रबी से पहले और एक खरीफ से पहले, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 800 से 900 किसान उसमें भाग लेते हैं और विभिन्न तकनीकी जानकारी उनको प्रदान की जाती है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी अल्मोड़ा के सौजन्य से प्राप्त ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत से रमेश चंद्र की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भारत की चंद्रयान और मंगलयान जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शानदार सफलताएं देश द्वारा प्राप्त खाद्य सुरक्षा के कारण ही संभव हुई है और आज देश को कृषियान या स्थायी धान, गेहूं, दलहन और तिलहन क्रांति की भी तत्काल आवश्यकता है। 7 अगस्त 2025 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन मानकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन के सम्मान में मनाया गया जन्म शताब्दी समारोह न केवल एक दूरदर्शी वैज्ञानिक का स्मरण है, बल्कि सतत कृषि और खाद्य संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि भी है। कृषि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हुए कहा गया है, कृषि परमो धर्मा मानव कृषि तथैव च, अर्थात कृषि ही परम धर्म है और मनुष्य का भी परम धर्म कृषि ही है। ये एक संस्कृत वाक्यांश है जो कृषि के महत्व और मनुष्य के जीवन में इसकी भूमिका को दर्शाता है। वर्ष 2047 में विकसित भारत के स्वप्न को लेकर जैसे जैसे राष्ट्र आगे की ओर देख रहा है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की विरासत वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों सभी को समान रूप से प्रेरित करती रहेगी। और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर था कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।